अब इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिएगा और अंत में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पानीपत के युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पावर ऑफ एजुकेशन। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग उत्तर जानते हैं इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये तो आप सभी को लगभग पता ही होगा, ये हर एग्जाम में पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ओके दोस्तों, यह युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश एवं अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व उमर शेख तैमूर का वंशज बाबर के बीच हुआ था। ओके दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ओके दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं पानीपत के युद्ध के कारण। पानीपत के युद्ध के अनेक कारण थे। उस समय भारत की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। तो आइए प्रमुख कारण देखते हैं। भारत के राजाओं में आपसी ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लोगों को तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि ईर्ष्या और द्वेष की भावना, इसका मतलब तो आप लोग थोड़ा समझते ही होंगे। तो आइए हम इसके अंदर बताते हैं क्या है। भारत में राजनीति के क्षेत्र में भारत के सभी राजा अपने को ही श्रेष्ठ मानते थे। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत ही प्रबल थी। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत ही अधिक प्रबल थी। उस समय भारत की तुलना मोहम्मद गजनवी व मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत कैसा था? 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें अत्यधिक पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनाएं थीं। उसी प्रकार की स्थिति बाबर के आक्रमण के समय भी थी। अंतर केवल इतना था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय राजपूत राज्य विद्यमान थे, किंतु बाबर का सामना अफगानों राजपूतों दोनों से हुआ था। तत्कालीन भारतीय स्थिति के विषय में लेनपुल जो कि इतिहासकार थे, लेनपुल ने लिखा है, विजेताओं की जाति अशांतकारियों की एक भीड़ के रूप में संगठित हो गई थी जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु राज्य को संभालने की क्षमता किसी में न थी। उस समय भारत में केवल 5 मुसलमान और 2 काफिर शासकों का राज्य था। बाबर के भारतीय अभियान के समय राजनीतिक एकता का अभाव था। दूसरा हम देखते हैं क्या कारण था। बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह मात्र फरगाना का शासक रहने से संतुष्ट नहीं हो सकता था। अतः उसने तीन बार
समरकंद पर अधिकार किया, किंतु दुर्भाग्यवश तीनों बार वह असफल रहा। तत्पश्चात उसने समरकंद पर अधिकार करने का इरादा छोड़ दिया और समरकंद में असफल हो जाने के बाद उसका ध्यान भारत की ओर केंद्रित हुआ। वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसे भारत उचित लगा तथा साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया व उसने इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो समरकंद पर तीन बार उसने अधिकार जमा लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका ये वहाँ पर शासन करना असफल रहा। तत्पश्चात उसने भारत की ओर अपना ध्यान किया और उसने भारत पर आक्रमण भी किया और इसमें वो सफल भी रहा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न देश था। भारत की अपार धन संपदा के विषय में बाबर को जानकारी थी। अतः भारतीय धन संपदा ने भी बाबर को भारतीय अभियान के लिए प्रेरित किया। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। भारत, अब जानते ही हैं कि भारत हम लोग का सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसकी वजह से बाबर इधर भी अपना वो धन संपत्ति लूटने के लिए आया था और आने के बाद यहीं पे वो अपना शासन जमा लिया। तो आइए चौथा हम लोग देखते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु विशेष परेशानियों का न होना व आक्रमण के लिए आमंत्रित करना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था। भारत पर आक्रमण हेतु बाबर के लिए कोई विशेष परेशानियां दृष्टिगत नहीं हो रही थी। बाबर का यह कार्य उस समय और सरल हो गया जब पारस्परिक द्वेष के कारण अफगान अमीरों तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने उसे भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार बाबर को दोहरा फायदा हुआ। इस प्रकार बाबर की सहायता करने वाले व्यक्ति भी मिल गए। तो मतलब भारत पर आक्रमण हेतु उसकी कोई विशेष परेशानियां भी नहीं थी और स्वयं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने ही बाबर को आमंत्रित किया था कि आइए और आप भारत पर आक्रमण करिए। इब्राहिम की निरंकुशता। इब्राहिम भी निरंकुश था, तो आइए देखते हैं। इब्राहिम एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। इब्राहिम की निरंकुशता से तंग आकर अमीरों व सूबेदारों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। वह काबुल के शासक बाबर से मदद मांगी। निरंकुश था तो सूबेदार और अमीर भी उसके विरुद्ध थे, क्योंकि विरुद्ध थे और उसी समय काबुल के शासक बाबर से मदद मांगी और बाबर ने आक्रमण किया और सफल भी रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या हुआ। पानीपत के युद्ध के परिणाम भी तो होगा, जब युद्ध हुआ है तो परिणाम भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पानीपत के युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक रहा, जिसमें एक वंश का ही पतन नहीं, पूरे दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख परिणाम क्या क्या थे। सबसे पहला प्रमुख परिणाम था क्या? लोदी वंश का पतन।
लोदी वंश का पतन। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंशीय शासन का पतन हो गया। इस प्रकार युद्ध की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है पानीपत के युद्ध से दिल्ली साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया। इससे लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और भारत की सत्ता चुगताई तुर्कों के हाथ में चली गई। चुगताई तुर्क कौन थे? बाबर था। लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। इस प्रकार भारत में एक ही वंश के स्थायी शासक की स्थापना हुई, यानी कि बाबर के वंशज ही आगे चलते गए और उसके बाद हम लोग का अंग्रेज आ गए। तो ये मतलब वही बोल रहा है कि लोदी वंश का पतन होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और एक नई शुरुआत हुआ एक वंश का, जो कौन था? बाबर का वंश था। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। मुगल वंशीय, हाँ तो बता रहे थे आपको, दिल्ली सल्तनत का वो पतन हुआ और मुगल वंश का स्थापना हुई। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, मुगल वंशीय शासन की स्थापना। पानीपत के युद्ध से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथों में आ गया। इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना भारत में की। मुगल शासन की स्थापना हुई और इसके द्वारा भारत को श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं शक्तिशाली शासक प्राप्त हुए, जिनके अधीन देश को एक यौगिक संस्कृति, यौगिक का मतलब मिक्सचर, मतलब मिक्स किया हुआ, यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का क्या मिला? अवसर मिला। तो अब हम लोग चलिए तीसरा को देखते हैं, परिणाम क्या हुआ? भारत को अपार हानि। तो अब आइए देखते हैं, पानीपत के युद्ध से इब्राहिम लोदी के पराजित होने के कारण भारत को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। बाबर को जब सफलता मिली तो उसको बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हुआ, जो बाबर ने अपने सैनिकों व काबुल की जनता में बंटवा दिया। यानी कि ये भारत का धन संपत्ति लेकर कहाँ चला गया? काबुल में चला गया और अपने सैनिकों और वहाँ की जनता को बंटवा दिया। तो इससे भारत को बहुत ही हानि हुई। और उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं, राजपूतों को निराशा। पानीपत के युद्ध के पहले राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहे थे कि इब्राहिम लोदी एक निरंकुश था, तो उसके बाद सोच रहे थे कि जब इब्राहिम लोदी मर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग राजपूत शासन कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मतलब बाबर आ गया और बाबर से ये लोग जीत नहीं सके, क्योंकि लोदी शासन में दिल्ली की स्थिति कमज़ोर थी। किंतु बाबर द्वारा दिल्ली हस्तगत कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप उनकी इस अभिलाषा पर पानी फिर गया। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि अब राजपूतों को बाबर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बताया पानीपत के युद्ध के कारण और परिणाम। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।